हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। इसका उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का, ठीक है, जिससे आप अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर पा सकें और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आइए यहाँ पर हम देखते हैं अपना टाइम टेबल और शेड्यूल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, ठीक है, इसमें कंप्लीट साइंस कराई जा रही है। और सुबह 11 बजे होती है इंग्लिश की क्लास और शाम को 4 बजे होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, ये हमारे ईडीओ फर्स्ट है। और शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसे हम ईडीओ 2 कहते हैं। और ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी क्लास है। आइए 6 बजे देखते हैं कौन सी क्लास है। 6 बजे है पीएम में हिंदी की क्लास होती है आपकी, ठीक है, हिंदी की क्लास होती है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या है। नीचे हमारी 9 बजे है मैथ की क्लास है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ कराई जा रही है, बेसिक से जो जो आपको डीएलएड में पूछा जाता है। ये हमारा फ्री टारगेट बैच है, इसका फ़ायदा उठाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र की तैयारी करा रही हूँ। इस सेकंड प्रश्न पत्र का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारी सेकंड यूनिट की लास्ट क्लास है। ये हमारी क्या है? सेकंड यूनिट की लास्ट क्लास है। और हम अपनी फर्स्ट यूनिट जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरी बाकी की क्लासेस। यहाँ पे चलिए देखते हैं हमारी सेकंड यूनिट में क्या है। आज मैं आपको आज सेकेंड यूनिट की टॉपिक 5 लेके आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है शिक्षा शिक्षक हेतु पाठ्यचार की रूपरेखा 2009। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचार की रूपरेखा 2009। आइए यहाँ पे देखते हैं आपके डीएलएड में इससे रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटिव आपको अति में भी और बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है। इसकी सिफारिशें वगैरह की पॉइंट्स इसके पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचार की रूपरेखा 2009 का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम इसके बारे में क्या विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ताकि क्या पता हमें क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, इसलिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, ठीक है। साक्षरता दर, बुनियादी ढांचा और विद्यालय के वातावरण में निरंतर सुधार हो रहा है, ठीक है। निरंतर सुधार चला आ रहा है जब से हमारी शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद आई है, ठीक। आगे क्या दिया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया एक क्या है? अत्यधिक दूरगामी कदम है, ठीक है। अत्यधिक जो हमारी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आया, उसके बाद से हमारे शिक्षा में अधिक से अधिक सुधार हुए और उसको एक नई दिशा मिली, जिससे भारत में शिक्षा का जो था प्रचार प्रसार बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होने लगे, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन अपेक्षित हैं, ठीक है। वही मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे परिवर्तन चेंजेस आए हैं और सभी लोग जो है शिक्षा के प्रति क्या है जागरूक हो गए हैं और जान रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। इसके लागू होने से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में है वो चुनौतियों भी उन्नति हुई है। अनेक से अनेक जो चुनौतियां हैं वो भी सामने आई हैं। इन परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है, ऐसे ऐसे क्या है, हमें अच्छे से अच्छे शिक्षक की आवश्यकता पड़ी है
और उसकी मांग भी की जा रही है कि ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा अच्छे से अच्छे शिक्षक हमें मिलें, ताकि वो और हमारी शिक्षा व्यवस्था को और हमारे बच्चों को और अच्छा भविष्य बना सकें। ठीक है, शिक्षक से रिलेटिव ही ये हमारा जो था रूपरेखा आई थी 2009 में, कि उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे शिक्षक होने चाहिए, और उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए कैसे उन्हें ट्रेन करना चाहिए, क्या-क्या उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए और क्या-क्या सुविधाएँ उन्हें देनी चाहिए। ठीक है? आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं, क्या है? शिक शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज हैं। ठीक है? इसमें मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। ठीक है? इस दस्तावेज में शिक्षक हेतु प्रमुख क्या है, सुझाव दिए गए हैं, जो बहुत सारे सुझाव दिए हुए हैं। इसमें हम अपना पहला सुझाव देखते हैं, क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास को प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या दिया है? हमारा नेक्स्ट दिया है प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान का क्या कर सके, अपने ज्ञान का अद्यतन रख सकें। जो हम तैयार कर रहे हैं शिक्षक, उनके लिए ऐसे मतलब नई नई तकनीकी और सूचना के नए नए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो हैं हमें अपनानी चाहिए, ताकि उनके क्या है उनको जो और नई नई प्रयोगात्मक जानकारी वगैरह देनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी हमें शिक्षा देने की, बच्चों को शिक्षा देने की, और बच्चों का जो है भविष्य अच्छा उज्जवल होगा और सुधरेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते, थर्ड वाला हमारा क्या है? थर्ड है प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह पहचानना चाहिए कि संपूर्ण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। यहाँ पर बताया गया है कैसे हम टेप रिकॉर्डर है, जो टीवी वगैरह लगाई जा रही है स्कूल में, उसको चलाने का और उससे बच्चों को प्रशिक्षित करने का कैसे हमें तरीका नया नया सिखाना चाहिए। यहाँ पर ये सिखाने के लिए बात की गई है। और क्या कहा गया है, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे स्वतंत्र रूप से इस विद्या स्वयं सीख सकें। जो यह विद्या है, जैसे मतलब ऑडियो वीडियो वगैरह से, टेप रिकॉर्डर से बच्चों को सिखाने की, ये क्या है वो अच्छे से सीख सकें, और इस विधि से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सके। इससे क्या है, हमारे जो पढ़ने के तरीके हैं और उसको और रोचक बनाया जाए, और अच्छे और मनोरंजन लेके और प्रोत्साहित होके बच्चे क्या हैं पढ़ें। ठीक है, और इसमें आगे क्या दिया है, समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। कि समय समय पर क्या है कि शिक्षकों को क्या है प्रशिक्षण देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाने की। ठीक है, आगे क्या दिया है, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ एवं विद्यालय के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या प्रशिक्षण सामग्री का समाहित किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर यही कहा गया है कि बच्चे की एक हम जब टीचर तैयार करते हैं तो उसे हमें हर तरीके से समझदार और हर तरह की समझ को विकसित करना है, कि अगर वो बच्चे को सामने या बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे वो समझे और तभी उसे पढ़ाए, और अगर वो उसे समझेगा तभी अच्छे से वो उसे पढ़ाने के तरीके, नए नए तरीके अपना पाएगा और उसे अच्छे से समझा पाएगा, और बच्चे भी टीचर को अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पर क्या शिक्षकों के प्रति समझ, जो उसके साथ में जो शिक्षक हैं उनके प्रति भी उसकी समझ को क्या है विकसित करना है, ताकि वो उनके साथ मिलके और सहयोग से बच्चों को आगे बढ़ाए और उन्हें पढ़ाने के नए नए तरीके खोजे। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ होना चाहिए, कि अगर जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको भी समझ उसकी क्या है विकसित करना चाहिए। और मूल्यांकन की समझ, इससे ये मूल्यांकन की समझ से मतलब है कि अगर वो मूल्यांकन कर रहा है
तो उसे उसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से किस विधि से वो करना है। और क्या करना है, उसे विद्यालय के प्रति समझ विकसित करना है, क्या कि विद्यालय की जो व्यवस्था है, जो विद्यालय के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए भी उसे क्या है, समझदार बनना है और उसकी सोच को जो है विकसित करना है। प्रशिक्षण सामग्री समाहित किया जाना जाना आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट हम अपना 5th पॉइंट देखते हैं। हमारा 5th पॉइंट क्या है? हमारा 5th पॉइंट है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाने चाहिए। इसमें ये कहा गया है इस लाइन में, 5th लाइन में, कि अगर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उस समय क्या उनके जो पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण जो प्रशिक्षु ले रहे हैं उसमें भाषा होनी चाहिए, ठीक है, गणित सब्जेक्ट होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, ठीक, उन्हें समाज से रिलेटिव भी विषय होने चाहिए और विज्ञान विषय की भी पाठ्यक्रम को क्या है, शामिल करना चाहिए, जिससे उन्हें ये अच्छे से पढ़ सकें और ताकि बच्चों को भी अच्छे से फिर बाद में पढ़ा सकें। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट क्या है? हमारा 6 पॉइंट है चूँकि पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। उसमें क्या है, मनोविज्ञान, बच्चों के जो मनोविज्ञान, जो मन के अंदर उनके चल रहा है, इसकी समझ भी एक प्रशिक्षु को होनी चाहिए और इसके लिए भी एक अलग अलग से सब्जेक्ट उसके पाठ्यक्रम में समाहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट क्या है? हमारा 7th पॉइंट है प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक प्रयोगात्मक कार्य पर विशेष जोर दिया देना चाहिए। कि अगर हम प्रशिक्षु के जब प्रशिक्षु जो है प्रशिक्षण ले रहा है उस समय क्या उसके प्रश्न पत्र का निर्माण भी होना चाहिए, उसकी पाठ्य पुस्तकों का एनालिसिस भी होना चाहिए, मतलब विश्लेषण होना चाहिए, और मूल्यांकन प्रक्रिया को भी क्या है, क्रियात्मक का प्रयोगात्मक कार्य जो करने की समझ वो है उसे देना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। हमारा 8 नंबर क्या है? हमारा 8 नंबर है प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर इंटर्नशिप की बात यही कही गई है कि अगर हम टीचर ट्रेन कर रहे हैं या उन्हें प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे हम ये बीटीसी कोर्स है, डीएलएड कोर्स है, या बीएड ले लीजिए या बीएलएड ले लीजिए, कोई भी कोर्स है, इनमें क्या इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, जिससे क्या है जब हम ये कोर्स करते हैं तो हमें पहले से ही सिखा दिया जाता है, इसके हर उसमें ट्रेनिंग कराई जाती है, हमें स्कूल में जाना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इससे हम क्या सीखते हैं, बच्चों को जो बच्चों का व्यवहार देखते हैं और देखते हैं वहाँ पे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, इससे हमें क्या है एक प्रशिक्षण मिलता है। और वहाँ पे हम जो एक्टिविटी वगैरह कराते हैं बच्चों को, उससे बच्चे कैसे सीखते हैं, इस सब की जानकारी हमें क्या है पहले से ही पता चल जाती है इंटर्नशिप लेके। इसीलिए इसकी क्या है आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है रूपरेखा 2009 में, ठीक। हम अपना 9th नंबर देखते हैं। हमारा 9th क्या है? हमारा 9th है सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की विषय वस्तु अंतरक्रियात्मक एवं कक्षा में सीखे जाने से संदर्भित होने चाहिए, ठीक। प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते समय क्या विषय वस्तु को अंतरक्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं 10 नंबर क्या? हमारा 10 नंबर है टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए। कि टीचर लर्निंग सेंटर की हम स्थापना करेंगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं टीचर जो हैं वो प्रशिक्षित होंगे, नए नए तरीके सिखाए जाएंगे। इससे क्या है हमारे बच्चों का भविष्य और अच्छा होगा कि उन्हें नए नए तरीके सीखने के मिलेंगे। इससे क्या बच्चे क्या होंगे, बच्चे प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे क्या स्कूल आएंगे। ये व्यवस्था या जो ये रूपरेखा है 2009, ये इसीलिए लाई गई थी कि टीचर की जो पहले से स्थिति चली आ रही है प्रशिक्षण की देने की, वो क्या है उसमें बदलाव किए जाएं और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वो ट्रेनिंग लेते लेते ही पूरे क्या है टीचर बन जाएं, एक तरह के वो टीचर बन ही जाएं, ठीक। नेक्स्ट हमारा अगला क्या है? हमारा नेक्स्ट है प्रशिक्षुओं के लिए
पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक, नेक्स्ट 12 हमारा नंबर क्या है? 12 नंबर है प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक पौण शिक्षा, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, तकनीकी पर प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक, कि उन्हें ये प्रशिक्षण भी देना चाहिए जब हम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें, तो उन्हें कि पौण शिक्षा कि पौण लोग हैं उनके लिए कैसे उन्हें शिक्षित करने का भी एक तरीका बताना चाहिए और इसका भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। 13 नंबर हमारा पॉइंट क्या है? 10+2 स्तर के बाद जो 10+2 स्तर है उसके बाद क्या होना चाहिए? 4 या 5 साल का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। हमारा 14 नंबर है विकलांग छात्रों को समान छात्रों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ये कही गई है 2009 की रूपरेखा में कि जो विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों को भी क्या सामान्य बच्चों के साथ में क्या है प्रशिक्षण देना चाहिए। कि अगर हम टीचर से ही जो बच्चे सीख रहे हैं प्रशिक्षु हैं, अगर उनमें ही भेदभाव करने लगेंगे तो हम जब आगे बच्चे को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे साथ में ही मिलकर पढ़ते हैं। कि यहाँ पर भी हमें क्या कोई भेदभाव नहीं करना है, समेकित उन्हें साथ में पढ़ाना है। आगे क्या दिया है? विकलांग बच्चों के प्रति समझ एक पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार की जाए और एक ऐसी विषय सामग्री बनाई जाए जिसमें जो विकलांग बच्चों के प्रति जो समझ है, जो विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें क्या क्या समझ होनी चाहिए इसके बारे में भी उस विषय में होना चाहिए। ठीक, आगे क्या है? सेवारत शिक्षकों को विकलांग छात्रों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री क्या उपलब्ध करानी चाहिए। वो सामग्री जो है विकलांग बच्चों के लिए जो अलग से सामग्री दी जाती है जो उनकी सुविधा के लिए, उसे भी उपलब्ध कराना चाहिए। हमारा 15 नंबर क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण क्या देना चाहिए। जो और बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं या अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके बारे में भी उन्हें क्या संवेदनशील बनाना चाहिए। उनको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे सभी बच्चों के प्रति क्या है संवेदनशील हो और सबके प्रति उनका समान व्यवहार हो, जिससे क्या है उनके अंदर हीन भावना ना हो कि वो बच्चा छोटा है या वो बच्चा अल्पसंख्यक है तो उसके प्रति उनका और व्यवहार हो और जो बाकी के बच्चे हैं उनके प्रति उनका और व्यवहार हो। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 2009 की रूपरेखा का। ठीक है, जो शिक्षक से संबंधित क्या हेडलाइन दी गई है और क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं। एक अच्छे शिक्षक बनाने के लिए इसमें सारी बातें बताई गई हैं, नई नई व्यवस्था और नए नए परिवर्तन किए गए हैं कि एक हम अच्छा शिक्षक बनाने के लिए उसे क्या क्या हमें करना चाहिए और हम कैसे अपने देश में अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे से सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षित हो सकते हैं। आइए अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या दिया। आगे दिया है कुछ महत्वपूर्ण क्या बिंदु दिए हैं जो ये वाला जो 2009 की रूपरेखा आई थी उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई थी हमारी सरकार द्वारा। इसमें पहला क्या दिया गया था? इसमें पहला दिया गया था कि सर्वप्रथम 1975 में शिक्षण प्रशिक्षण संबंधित एक दस्तावेज आया था। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम द्वारा इसके नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट दस्तावेज देखते हैं कौन सा है। इसका नेक्स्ट दस्तावेज है जो दूसरा टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क आया था। ठीक है, दूसरा दस्तावेज था। और क्या था इसमें? क्या था? प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे। ठीक है, और साथ ही क्या उनके पाठ्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई थी। सही, यहाँ पर ये दूसरा दस्तावेज था, ऊपर है ये इसमें पहला दस्तावेज था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि पहला दस्तावेज कब आया था जो टीचर शिक्षा संबंधी उद्देश्य को लेकर, या दूसरा कब आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट हमारा दिया है थर्ड
थर्ड दिया है 1993 में एक एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। और 1995 में इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ, इसका क्या संगठन किया गया, ठीक। इस एक्ट द्वारा क्या संगठन एक बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है 1996 इसने शिक्षा संबंधी नवीन क्या है दस्तावेज तैयार किए, कि नए नए दस्तावेज लाए गए थे। और उसे 1998 में किस नाम से जाना जाता है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये हमारे दस्तावेज जब आए थे, जब 2009 की ये रूपरेखा आई थी, इससे पहले जो हेडलाइन दी गई थी, जो नए नए दस्तावेज दिए गए थे और नए नए परिवर्तन किए गए थे, इनसे शुरू होकर ही हम धीरे धीरे 2009 पर आए, 2009 की रूपरेखा पर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हमारे महत्वपूर्ण बिंदु पूरे हो गए हैं। आगे हम चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर पेपर है और जो पूछे गए हैं ये वही क्वेश्चन है। आप इन्हें अच्छे से देखिए और इनका राइट आंसर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस फ्री टारगेट बैच को क्या है शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी अपना अच्छा स्कोर पा सकें और डीएलएड में अच्छी परसेंटेज 90% प्लस मार्क्स ला सकें। आइए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर मैं आपको 2005 की जो रूपरेखा थी उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन लेके आई हूँ और यशपाल जो समिति आई थी उससे भी कुछ मिलते जुलते इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 2009 की रूपरेखा से भी आपको क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे इन बहुविकल्पियों में। और जो आए हुए हैं यहाँ पर वही प्रीवियस ईयर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे इसके अध्यक्ष, ये थे प्रोफेसर यशपाल जी थे। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल जी थे। जो यशपाल समिति आई थी उसके बाद ही ये वाली 2005 की रूपरेखा है इसको लाया गया था, इसे गठित किया गया था और उसकी अध्यक्षता भी यशपाल जी ने ही की थी। हम अपना नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है। यहाँ पर जो क्या अध्याय में क्या व्यक्त किया गया है, इसमें कितने अध्याय हैं आपसे पूछा गया है। अगर आपने मेरी अगली क्लास देखी है या नहीं देखी है तो आप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के जाकर हमारी क्लासेस देख सकते हैं, जो मैंने 2005 की रूपरेखा का पूरा डिटेल में अध्ययन कराया है। तो यहाँ पर कितनी अध्याय दिए हैं, यहाँ पर 5 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। हम अपना थर्ड क्वेश्चन के यहाँ देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है प्रथम अध्याय का शीर्षक है, जो इसमें पहला अध्याय है उसका शीर्षक पूछा है, उसका शीर्षक क्या है, परिपेक्ष। क्या है, परिपेक्ष। यहाँ पर इसका हमारा आ वाला आंसर, ठीक है, आ वाला, ठीक। हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ के लिए चिंतन व्यक्त किया है। कि जो यशपाल जी की समिति आई थी वो तो थी ही एक बिना बोझ के शिक्षा, ये उन्होंने इस समिति में कहा गया था और यही करने का उन्होंने प्रयास किया था। और इनसे पहले भी काफ़ी समितियां आ चुकी थी जिन्होंने बच्चों के जो पढ़ाई के बोझ है उसको कम करने के लिए समितियां लाई थी। इसमें हमारी पहली समिति क्या दी है, पटेल समिति, NCERT कार्यदल और आचार्य राममूर्ति समिति, ठीक है। ये यहाँ पर ये सारी समितियां हैं, उपयुक्त तीनों समितियां जो हैं जो यशपाल समिति से पहले लाई गई थी और इनका यही उद्देश्य था कि बच्चों के पढ़ाई के बोझ को कम करना, ठीक। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये दावाला सही है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। इसमें पहला क्या दिया है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। सेकंड क्या दिया है, शिक्षा की भूमिका एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। और अगला क्या दिया है, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, एनसीएफ जो 2005 आया है उसमें इन सभी की बात की गई है, ठीक है। इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अगर हम 6 देखते हैं, हमारा क्या है, हमारा 6 है, यशपाल समिति के गठन कब किया गया था। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था, तो यशपाल समिति का गठन किया गया था 1992 में किया गया था। ठीक है, 1992 93। अगर आपको ये आता है तो ये भी आपको सही होगा, 1992 93। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता जो दर थी वो क्या हो गई, कैसी हुई, बड़ी थी, कम हुई थी या स्थिर हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि क्या हुई थी, बड़ी है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष की प्रशिक्षण की चर्चा की गई है। इसका मतलब यही है, शिक्षा शिक्षक हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 आई है, उसमें क्या है, कितने मतलब 10+2 के बाद कितने वर्ष का प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर है 4 या 5 वर्ष की। ठीक, हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है। NCTE का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर इसका आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं डीएलएड में। आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग से क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कुछ आए भी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं दिए हैं ऊपर इनके बारे में, लेकिन उनसे रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन आपको केवल डीएलएड के लिए नहीं, आपको सीटेट ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, सभी में इन आयोगों से और इन समितियों और रूपरेखाओं से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर का आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य पूछा है। पहला क्या दिया है, नया पाठ्यचर्या की तैयारी करना है या तैयार करना है, निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देना है, योग पेशेवर या मानवीय मूल्य से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है, या बिना बोझ के शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सा वाला, योग पेशेवर और नवीन मूल्यों से युक्त शिक्षकों को क्या है, तैयार करना है। यहाँ पर शिक्षक को तैयार करने की बात कही गई है, उनको क्या है, एक ट्रेनिंग देने की बात कही गई है इस 2009 की रूपरेखा में। ठीक, यहाँ पर ही हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और यहीं पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं और आपको हमारी क्लासेस में समझ में आ रहा है। इससे हमें क्या एक आइडिया मिल जाएगा कि हम उसी हिसाब से फिर आपको नई क्लास लेके आएंगे। अगर कुछ गलतियाँ हैं उनमें भी सुधार करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और इस चैनल को टारगेट एग्जाम ओनली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके और अच्छा मार्क्स ला सके और 90% क्या 90% प्लस का स्कोर कर सके। ठीक, धन्यवाद।